नमस्कार साथियों। यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, टीआरई जैसी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए एनसीईआरटी का अध्ययन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो सवाल एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। मैं इसका आपको प्रमाण भी दूंगा। इसलिए एनसीईआरटी को रटना छोड़िए और समझना शुरू करिए। हमारे इस एनसीईआरटी सीरीज में आप आज देखेंगे सतत पोषणीय विकास टॉपिक पर आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी समझते हैं, रटते नहीं। और हमारा पढ़ाने का, एनसीईआरटी पढ़ाने का जो तरीका होगा वो बल्कि हम पढ़ाएंगे नहीं, सीधे दिमाग में छाप देंगे आपको। तो चलिए जीरो से हीरो बनने का सफ़र शुरू करते हैं। और आज हम अध्ययन करते हैं सतत पोषणीय विकास। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास क्या है भाई? सतत को अंग्रेजी में कंटिन्यू भी कहते हैं एक तरह से। तो पोषणीय, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ होता है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया ऐसी हो जिसमें भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न हो। भविष्य की पीढ़ियों की जो आवश्यकता है उसका भी ध्यान रखा जाए। तो इसमें दो तीन बातें हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि सतत पोषणीय जो विकास है वो कैसा विकास है? तो आर्थिक विकास है। क्या अर्थ होता है इसका? तो विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, पहली बात। दूसरी बात कि विकास ऐसा हो कि भविष्य की पीढ़ियों की जो आवश्यकता है उसकी अवहेलना ना हो, उसको भी ध्यान में रखा जाए। तो सतत पोषणीय विकास कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। दूसरी बात क्या? तो संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा हो, जिसमें मानव जीवन की जो गुणवत्ता है और विश्व शांति बनाए रखने के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा हो। ऐसा नहीं कि जो पूंजीपति लोग हैं वो संसाधनों का अत्यधिक दोहन करे और वो अमीर का अमीर होते चले जाए, और जो गरीब हैं वो और गरीब होता चला जाए। ऐसा ना हो, बल्कि न्याय संगत बंटवारा हो। सबका हिस्सा, प्राकृतिक रूप से जो संसाधन प्राप्त हैं उसमें सबका हिस्सा हो। संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से क्या होता है? तो अंधाधुंध यदि दोहन होंगे संसाधन का तो उसका दुष्परिणाम निकलेगा। कुछ वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो जाता है, जैसे भूमंडलीय तापन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं, ओजोन परत का क्षय हुआ, पर्यावरण प्रदूषण हुआ, भूमि निम्नीकरण हुआ। ये सारी वैश्विक संकट उत्पन्न होते हैं। इस संकट से बचने के लिए सबसे पहला प्रयास जो हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो हुआ 1992 में, जिसको पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन बोला जाता है। और ये रियो डी जेनेरो
में हुआ था, रियो डी जेनेरो। तो ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, जहाँ की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और इसमें 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। जून 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरो सम्मेलन। आप देख पा रहे हैं ये दक्षिण अमेरिकी महादेश का मैप है, रेखा चित्र। यहाँ पर है शहर ब्राज़ील, ये ब्राज़ील देश है। ब्राज़ील देश में यहाँ पर ये शहर है रियो डी जेनेरो। शहर का नाम है रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में। और यहीं पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ये जो है 1992 में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील का एक शहर है। 1992 में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, और इसमें 100 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने हिस्सा लिया। 100 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने इसमें हिस्सा लिया। अच्छा, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण संबंधी जो समस्याएं हैं, जैसे भूमंडलीय तापन जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ओजोन परत का अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण, ये सभी जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी समस्याएं हैं, और सामाजिक आर्थिक विकास, जो सतत पोषणीय विकास की बात करते हैं हम, कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो विकास है, उसका इस तरह की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण सहमति बनी। क्या सहमति बनी? तो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र तैयार किया गया और उस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। ये महत्वपूर्ण सहमति है। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र तैयार हुआ और उस पर हस्ताक्षर हुए। और इसी सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत जो है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, उस पर सहमति जताई गई। तो देखिए, ये सीधा प्रश्न एराइज होता है कि भूमंडलीय वन सिद्धांत अर्थात ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति किस सम्मेलन में जताई गई? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो रियो डी जेनेरो में हुआ था, वहीं। अब इस सम्मेलन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि 21वीं शताब्दी में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत पोषणीय विकास है, उसके लिए
स्वीकृति मिली, जिसको एजेंडा 21 कहते हैं, जिसको एजेंडा 21 का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन एराइज होता है। अब देखिए एजेंडा 21, यह एक घोषणा है। एजेंडा 21 क्या है? घोषणा है। और 1992 में ही ब्राज़ील शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जिसको यूएनसेड कहते हैं, यूएनसेड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएनसेड के तत्वावधान में, के देखरेख में राष्ट्राध्यक्षों ने स्वीकृति प्रदान की। किसको? एजेंडा 21 को। 1992 में ब्राज़ील शहर रियो डी जेनेरो में। अब इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था भाई? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था एजेंडा 21 का भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करना, अर्थात पूरे वैश्विक रूप में, विश्व लेवल पर पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास हो, और इस तरह का विकास हो कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए। और इसके लिए एक कार्य सूची बनाई गई। क्या है कार्य सूची? अब कार्य सूची का उद्देश्य क्या है? तो कार्य सूची का उद्देश्य था समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, पारस्परिक आवश्यकता मतलब हुआ एक दूसरे की आवश्यकताओं, और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा, विश्व सहयोग के द्वारा, संपूर्ण विश्व से सहयोग लेकर पर्यावरणीय क्षति, पर्यावरणीय क्षति जो है, क्या है पर्यावरणीय क्षति? ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, भूमि निम्नीकरण, ये सभी पर्यावरणीय क्षति हैं। गरीबी और रोगों से निपटने के लिए क्या क्या हमें क्या क्या करना चाहिए, यही है एजेंडा 21। और एजेंडा 21 का एक उद्देश्य और क्या है? तो प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 खुद तैयार करे, और जिसमें इन चीज़ों पर गौर करे कि पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटने के लिए उनको, उन स्थानीय निकायों को क्या करना है, इसके लिए वो एजेंडा 21 तैयार करे। तो ये था सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। आइए अब हम लोग ये देखें कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे एराइज होता है आपके एग्जामिनेशन में। सवाल देखिए, पूछा गया है आपसे कि कौन सा प्रभाव निम्नलिखित में से संसाधनों के अंधाधुंध और अत्यधिक दोहन का परिणाम नहीं है। यूपीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया है। यहाँ नहीं है वाला जो शब्द है, इस पर आप गौर करिए। ओजोन परत का अवक्षय, ये संसाधनों के अंधाधुंध और अत्यधिक दोहन का ही परिणाम है। ओजोन परत का अवक्षय, भूमंडलीय तापन, संसाधनों का न्याय संगत वितरण और भूमि निम्नीकरण।
तो आप यदि एनसीईआरटी के लाइन को गौर करेंगे तो यहाँ देखिए लिखा है, मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है। संसाधनों का ह्रास हुआ है, समाज दो हिस्सों में बट गए हैं, अमीर और गरीब में, और सबसे बड़ी बात आप देखिए यहाँ पर, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट ग्लोबल क्राइसिस पैदा लिया। क्या ग्लोबल क्राइसिस पैदा लिया? तो भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण। अब आप ऑप्शन में देखिए तो ये तीनों तो संसाधनों के अत्यधिक दोहन और अंधाधुंध दोहन का ही परिणाम है, लेकिन संसाधनों का न्याय संगत वितरण जो है यह परिणाम नहीं है बल्कि समस्या का निदान है। संसाधनों का न्याय संगत वितरण समस्याओं का निदान है। तो इसमें से सी ही आंसर होगा। ये अत्यधिक दोहन का परिणाम नहीं बल्कि समस्या का निदान है। सवाल आपके सामने यूपीएससी सिविल सर्विस 2015 और एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एनसीईआरटी लाइन को देखिए पहले आप, क्या कहा जा रहा है? सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। तो उद्देश्य क्या हुआ? पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का हल ढूंढना, इसको सतत पोषणीय विकास भी कहते हैं। सतत पोषणीय विकास। अब यदि आप ऑप्शन पर गौर करिएगा तो पहला ऑप्शन है वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, बी है पर्यावरण और सतत विकास पर वैश्विक चर्चा, और सी है परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना, और डी है वैश्विक गरीबी उन्मूलन का। तो पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण और सतत पोषणीय विकास कैसे हो, इस पर चर्चा। अब है आपके सामने सवाल कि वैश्विक पारिस्थितिक संकट जो है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस के अंतर्गत आता है क्या क्या? भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, उपर्युक्त में से सभी। एमपीपीएससी प्री 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी के लाइन में देखिए, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। कौन कौन सा वैश्विक पारिस्थितिक संकट है भाई? तो भूमंडलीय तापन जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ओजोन परत का क्षरण या अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण, ये चार वैश्विक पारिस्थितिकी संकट के बारे में वर्णन है इसमें। तो यहाँ डी विकल्प सबसे एप्रोप्रिएट है क्योंकि तीनों का वर्णन अभी हम लोगों ने देखा है एनसीईआरटी बुक में। बीपीएससी प्री 2015 और एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। तो मैंने मैप के सहायता से भी आपको दिखाया कि वो ब्राज़ील का शहर रियो डी जेनेरो है, जहां 1992 में
जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। एनसीईआरटी में तो ये शीर्षक ही बना हुआ है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। अब सवाल है कि पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में एजेंडा 21 जो है उसका संबंध किससे है। यूपीएससी सिविल सर्विस 2016 में पूछा गया सवाल है ये। क्या क्योटो प्रोटोकॉल से है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है, रियो सम्मेलन 1992 से है, या पेरिस समझौता से है। तो हम लोग देखेंगे ये आपके एनसीईआरटी में लाइन ही है कि यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में किसके तत्वावधान में, तो यूएनसेड के तत्वावधान में पारित किया गया। तो ये रियो सम्मेलन 1992 से संबंधित है। हम लोग आगे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे। अब देखिए एनसीईआरटी के लाइन में दिया है एजेंडा 21 घोषणा है क्या है। 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में यूएनसेड के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो यह एक छोटा सा प्रयास आप प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले प्रतिभागियों के लिए यदि उपयोगी है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियो को और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं उत्साहित होकर आपको इस तरह के और अधिक वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।